हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्पेक्ट्रम की बुक का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हम लोग कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स को हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए हैं। अब हम लोग उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। Question number 1. With reference to the Indigo Revolt of 1859-60, consider the following statements. Number 1. The enforcement of forced and fraudulent contracts by the zamindars was one of the main reasons for this revolt. देखिए, जो इंडिगो रिवोल्ट है, जो नील विद्रोह है, वो अंग्रेजों के विरुद्ध है, ना कि जमींदार्स के विरुद्ध। अंग्रेज प्लांटर्स जो थे, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो इंडिया में, स्पेशली बंगाल की बात हो रही है, वहां पर जबरदस्ती अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों से नील की खेती करवाते थे। तो इस वजह से पहले स्टेटमेंट में जो वर्ड जमींदार्स है, ये गलत है, यहां पर ब्रिटिशर्स होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वन फॉल आउट ऑफ द रिवोल्ट वाज दैट कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल टिल 1860, टिल द एंड ऑफ 1860। 1860 के अंत तक बंगाल के सभी जिलों से कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो लगभग खत्म हो चुका था। यह इंडिगो रिवोल्ट का परिणाम था और यह बात सही है। तो इसमें आप बी लगाइए, क्योंकि केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 2. नील दर्पण, which gained a great fame for vividly portraying the operation by the indigo planters, is written by. जो नील दर्पण है, इंडिगो प्लांटर्स की समस्याओं और आंदोलन को लेकर के लिखा गया है। उसे किसने लिखा है? ठीक है। देखिए, ये जो इंडिगो मूवमेंट था, जो इंडिगो विद्रोह था, नील विद्रोह, उसके लिए ये बुक, उसकी पर बेस्ड ये बुक है, नील दर्पण। और ये जो इंडिगो रिवोल्ट था, उसको बंगाली में निबिधारा कहते हैं। ठीक है, ये बंगाली टर्म है वहां के लिए। तो ये बुक जो लिखी थी, वो दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। ठीक है। और दीनबंधु मित्र की ये जो पुस्तक है, नील दर्पण, इस पुस्तक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था माइकल मधुसूदन दत्ता ने। ठीक है। 1860 में ही ये ट्रांसलेशन भी हो गया था और ये बहुत ही पॉपुलर बुक थी। तो ये नाम भी याद रखिएगा, माइकल मधुसूदन दत्ता ने नील दर्पण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। क्वेश्चन नंबर 3. The Polygar revolt of early 19th century was rooted in, number 1, general discontentment with foreign rule. Number 2, oppressive land revenue system. Point number 3, control of tribal forests and river streams by British government. चौथा, enmity of tribals with non-tribals. ठीक है। देखिए, पोलाइगर रिवोल्ट जो है, वो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में होता है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। पोलाइगर तिरुनेलवेली तमिलनाडु, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हुआ 1799 से लेकर 1805 तक। ठीक है, ये आपका 1799 से 1805 तक का मूवमेंट है। ठीक है। इस मूवमेंट में टैक्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन सब के अगेंस्ट में ये मूवमेंट किया गया था। लैंड टैक्स बेसिक फोकस था, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो था वो बड़ा मुद्दा था। तो इसमें जो है आप बी लगाइए, और इसी कारण से ये आंदोलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th century and during the end of 18th century and early 19th century, a class of rich peasants known as jotedars consolidated their position in the villages and acquired vast areas of land. देखिए, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में और 18वीं शताब्दी के अंत में एक नया क्लास निकल के सामने आता है, और वो क्लास था
जोतेदार का, जिनके पास गांव में बहुत अच्छी पोजीशन थी और बहुत सारी एरिया भी थी, हजारों एकड़ की जमीन भी कुछ जोतेदारों के पास थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जोतेदार्स वर लॉयल टू जमींदार्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द रॉयट्स, रैयत्स जिनको हम हिंदी में कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, जोतेदार जो थे वो जमींदार्स के विरुद्ध थे, ना कि उनके साथ। वो जो लैंड रेवेन्यू था उसको वसूलने में डिले करवाते थे, विरोध करवाते थे, विद्रोह में मदद करते थे। ठीक है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, consider the following statements regarding Rampa rebellion of 1879. Number 1, it was a rebellion against the British in the hill tracts of Visakhapatnam. ठीक है। Number 2, it was led by zamindars. Number 3, ban of toddy tapping was an important factor behind the rebellion. ठीक है। रामपा रेबेलियन जो था वो बेसिकली हिली ट्राइब्स का मूवमेंट था, न कि जमींदार्स का। ठीक है। तो इसमें आप ये वाला पॉइंट तो यहां पे गलत हो जाएगा, ये हिल ट्राइब्स का मूवमेंट है। और ये मूवमेंट इसलिए हुआ था, ये आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है टोडी टैपिंग को बैन कर दिया था। ठीक है। टोडी टैपिंग क्या होती है? देखिए, जो पेड़ होते हैं ना नारियल के और इस तरीके के, उनसे कुछ निकाला जाता है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं एल्कोहलिक टाइप का ब्रेवरेज होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। वो निकालने का इन लोग का कस्टम था, जिस पर रोक लगाई गई, इस वजह से इन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट भी सही है और पहला पॉइंट भी सही है, तो इसलिए इसमें होगा सी। ठीक है। Question number 6. Consider the following statements regarding tribal movement. Number 1, the Bodo movement was a movement for an independent state of Bodoland. Number 2, the Santhal rebellion was organized both against the British colonial authority and the zamindari system. Which of the following statements are incorrect? ठीक है। तो पहला देखिए, बोडो मूवमेंट जो है, ठीक है, बोडो आंदोलन जो है वो सेपरेट स्टेट ऑफ बोडोलैंड के लिए किया गया था। बोडोलैंड का जो आंदोलन था वो उपेंद्र नाथ वर्मा ने लीड किया था। ठीक है। तो इसके जो लीडर थे उपेंद्र नाथ वर्मा। ठीक है ना। इन्होंने एक स्टूडेंट यूनियन बनाया था, एक छात्र यूनियन बनाया था, जिसका नाम था ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जिसमें जो बेसिकली बोडोलैंड की मांग करता है, बाद में उसको पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो बोडो मूवमेंट है ये स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बोडोलैंड के लिए ही किया गया था। दूसरा, जो संथाल रेबेलियन था, ठीक है, संथाल रेबेलियन जो है उसको हम संथाल हूल भी कहते हैं। ठीक है। संथाल रेबेलियन का दूसरा नाम संथाल हूल भी है। और ये जो संथाल मूवमेंट है वो बेसिकली नेटिव मूवमेंट है ईस्टर्न इंडिया का। ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो आप इसमें लगाइए डी। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following were the causative factors behind the Indigo or Blue Rebellion in 1859? जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था, इंडिगो आंदोलन हुआ था, इंडिगो विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह 1859 का, उसके पीछे के रीजंस क्या थे? नंबर 1, द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो रादर देन फूड क्रॉप्स। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, उनसे कहा गया था कि आपको इंडिगो बोना ही बोना है, नील की खेती करनी ही करनी है। नंबर 2, द पीजेंट्स वर प्रोवाइडेड लोन्स कॉल्ड डेडो for indigo planting which was at very high rate of interest। ठीक है। उनको लोन दिया जाता था उनकी हेल्प के लिए, जिस पर वो बहुत ज्यादा अंग्रेज ब्याज लेते थे। तीसरा, एक्विजिशन ऑफ फार्मलैंड बाय द ब्रिटिश फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना। और थोड़ी बहुत जमीनें लेकर करके जो ब्रिटिशर्स थे वो वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लगा रहे थे। ठीक है। तो इसमें
पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ब्रिटिशर्स फार्मलैंड लेकर के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं लगा रहे थे, वो फार्मलैंड में नील की खेती के लिए कंपेल कर रहे थे, बाध्य कर रहे थे। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसमें ए लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू एका मूवमेंट, एका आंदोलन के बारे में। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द पीजेंट डिसकंटेंट। ठीक है। नंबर 2, one of the major grievances was relating to the extraction of a rent that was generally 50% higher than the recorded rent. Number 3, Congress and Khilafat leaders did not provided required initial trust. ठीक है। देखिए, ये जो एका मूवमेंट है, जो एका आंदोलन है, ये यूपी में शुरू होता है, हरदोई में, सीतापुर में और बहराइच में। ठीक है। तो ये 3 जिलों से शुरू हो रहा है, हरदोई, सीतापुर और बहराइच से। ठीक है। अब ये मूवमेंट पीजेंट डिसकंटेंट यानी किसानों के असंतुष्टि के कारण शुरू होता है, और दूसरी बात यह है कि जो रेंट बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया था, उसके विद्रोह में ही ये एका मूवमेंट हुआ था। यद्यपि ये भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने इसको इनिशियली सपोर्ट किया था, बैकग्राउंड प्रोवाइड किया था, हेल्प की थी। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। आप पॉइंट नंबर 1 और 2 लगाइए, इसलिए इसमें ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following activities of the peasants was not a part of Indigo Revolt 1857-59? इंडिगो रिवोल्ट का कौन सी एक्टिविटी पार्ट नहीं थी? नंबर 1, दे केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम वायलेंस, वो अपने आप को हिंसा से दूर रखते हैं। नंबर 1, दे रिफ्यूज टू पे द इनहैंस्ड रेंट टू द लैंड रेज्ड बाय द इंडिगो प्लांटर्स। Number 3, they initiated legal action against the planters. Number 4, they used social boycott of tea planters servants to leave them. ठीक है। देखिए, जो अगर हम इस मूवमेंट की बात करें, जो आपका इंडिगो मूवमेंट है, ये पीसफुल मूवमेंट नहीं था, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं था। इन्होंने अपने आप को वायलेंस से दूर नहीं रखा था, इन्होंने पुलिस और पुलिस चौकी पर अटैक भी किया था। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है। तो इनकी एक्टिविटीज में ये शामिल नहीं था, वो नॉन वायलेंट तरीके का आंदोलन नहीं था, पुलिस और पुलिस चौकी को इन्होंने जलाया था, तो इसलिए इसको हम अहिंसक आंदोलन तो नहीं मान सकते। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीजेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1857। 1857 के बाद के पीजेंट मूवमेंट्स की चर्चा कीजिए। नंबर 1, कॉलोनिज्म वाज टारगेट ऑफ दिस मूवमेंट। Okay. Number 2, territorial reach was limited. Number 3, there was no continuity of struggle or a long-term organization. ठीक है। Number 4, the peasants developed a strong awareness of their legal rights and asserted them in and outside courts. ठीक है। आपको बताना है कि पीजेंट मूवमेंट्स के संबंध में कौन से तथ्य करेक्ट हैं, कौन से फैक्ट सही हैं। ठीक है। देखिए, जो पीजेंट मूवमेंट्स, जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलनों का टारगेट कॉलोनिज्म नहीं है, वो केवल कॉज ऑफ पीजेंट्स के लिए आंदोलन कर रहे हैं, एग्रेरियन इश्यूज के लिए, जो कृषि संबंधी समस्याएं हैं उनको लेकर के उनके मूवमेंट्स हैं, ना कि कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये छोटे छोटे एरिया में है, टेरिटोरियल रीच इनकी लिमिटेड है, ये ऑल इंडिया कैरेक्टर के नहीं है, ये बात सही है। नंबर 3, There was no continuity of struggle और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन, ना तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करते हैं और ना ही ये लगातार संघर्ष करते हैं, ये बात भी सही है। और इसके साथ साथ उन्हें लीगल राइट्स भी पता हैं और वो इन और आउट ऑफ द कोर्ट भी इसको लड़ते हैं, तो ये बात भी सही है। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 सही हैं। आप इसमें करेक्ट बताना है, सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11, during colonial period, impoverishment of the Indian peasantry was a direct result of the transformation of agrarian structure.
देखिए जो कॉलोनियल पीरियड है उसमें जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषक वर्ग है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। वो किन कारणों से हुई और उनके कारणों में जो कृषक समाज का या ग्रामीण अर्थव्यवस्था या व्यवस्था है उसमें परिवर्तन का जो रोल था वो था। तो वो परिवर्तन क्यों हुआ, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, रूइंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट लीडिंग टू ओवरक्राउडिंग ऑफ लैंड। ठीक है, यानी कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, जो हथकरघा टाइप के उद्योग थे, उनको बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने और वो सारे लोग गांव वापस आ गए और कृषि पर दबाव बढ़ गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो आर्थिक नीतियां थी अंग्रेजों की, उसकी वजह से भी गांव की जो किसानी खेती थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। पॉइंट नंबर 3, द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और जो भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लाए, उससे भी किसानों की हालत और ज्यादा खराब हुई। आप जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ते हैं, जमींदारी, रैयतवाड़ी वगैरह, उन सब में देखेंगे किसानों की हालत खराब हो रही है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट सही हैं, तो इसमें आप लगाइए डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामपा रेबेलियन 1922 टू 1924। इट वॉज लेड बाई ए सीताराम राजू। ठीक है, गुड, सही है ये। दूसरा, दिस रेबेलियन वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द वैसाखा एजेंसी एरिया। तो ये जो रामपा रेबेलियन है ये वैसाखा एरिया में ही होता है और ए सीताराम राजू ही इसको लीड करते हैं, तो इसलिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें आप सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, consider the following statements. The unfulfilled demand of the remission of the taxes of farmers due to plague in Gujarat led to खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि प्लेग के कारण जो किसानों की हालत खराब हो गई थी, उससे उन्हें टैक्स की छूट सरकार ने नहीं दी थी। तो देखिए ये कहना गलत है पहला स्टेटमेंट में, क्योंकि जो वहां पर स्थितियां खराब हुई थी वो प्लेग के कारण नहीं हुई थी, ड्रॉट के कारण हुई थी, यानी कि सूखा पड़ जाने के कारण हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। नहीं, सरदार पटेल जो थे वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के प्रोमिनेंट लीडर नहीं थे, बल्कि वो खेड़ा सत्याग्रह के प्रमुख लीडर थे और खेड़ा की महिलाओं ने ही उनको सरदार के नाम से संबोधित किया था। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, डी, नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following statement is not true about the सन्यासी revolt? सन्यासी आंदोलन के बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में क्या सही नहीं है? द मूवमेंट वॉज initiated during 1857 revolt. Number 2, the major reason were the disastrous famine and the harsh economic order of the British. Number 3, it strictly followed the discipline of non-violence. And number 4, all of the above. आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो जो सन्यासी रिवोल्ट है वो हुआ था आपका 1770 से, ये 1857 नहीं है बेटा, ये है 1770, यानी कि 1770 से लेकर के 1820 तक हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सन्यासी मूवमेंट का जो रीजन था, ठीक है, वो रीजन ना तो सूखा पड़ना था और ना ही ब्रिटिश का हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर था। सन्यासी मूवमेंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। सन्यासी मूवमेंट एक्चुअली सन्यासी वो होते थे जो ज्यादातर पिलग्रिमेज करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, और इस यात्रा के दौरान जो जमींदार वगैरह होते थे इनसे थोड़ी बहुत सहायता लिया करते थे। ठीक है, अब चूंकि अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण जमींदारों के पास पैसा नहीं बच रहा था, तो वो सन्यासियों को जो डोनेट वगैरह करते थे वो करना बंद कर दिए थे।
अब इससे सन्यासियों की स्थिति खराब हो रही थी और जो उनका पिलग्रिमेज का पोर्शन था वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो सन्यासी थे वो नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि इसने नॉन वायलेंस तरीका अपनाया, नहीं, इसमें हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, तो इसलिए इसको नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं कहा जा सकता। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो आप इस पे डी लगाइए। ठीक है, सन्यासी मूवमेंट पर ही आपको याद होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है जिसमें से वंदे मातरम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट द पाइका रेबेलियन? ठीक है, पाइका रेबेलियन के बारे में आपको बताना है। नंबर 1, द पाइक्स ऑफ ओडिशा वर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया। ठीक है, ये सशस्त्र टाइप के ट्रेडिशनल लोग थे, पाइक्स उड़ीसा में। नंबर 2, द रिवोल्ट वाज डोमिनेंट इन द एरियाज ऑफ ओडिशा। बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ ओडिशा ग्रेटली रिड्यूस्ड द पावर्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द पाइकास। जब ओडिशा पर कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिशर्स तो इससे उनकी पावर और प्रेस्टीज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इसमें आप लगाइए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने चैप्टर नंबर 4 को कर लिया और इसके सारे क्वेश्चंस जो हमने आपको भेजे थे डिस्कस कर दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 5 को करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर का नाम है, आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा, फिर चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगातार पढ़ते रहिए, हम लोग स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद अगले सब्जेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।